हेलो एंड वेलकम इन द लेक्चर नंबर 11 इन द थर्मोडायनामिक्स सीरीज। आज हम लोग स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। मेरा नाम है शुभम मिश्रा, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ आईआईटी खड़गपुर में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या है? स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ये इसी कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लॉ ऑफ thermodynamics for open system। और कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। ठीक है, तो यहां पे एक कंट्रोल वॉल्यूम पहले हम बना लेते हैं। लेट्स से दिस इज योर कंट्रोल वॉल्यूम। लेट्स से दिस इज योर कंट्रोल वॉल्यूम और मान लेते हैं दिस इज द डॉटम जहां से हम सारा रेफरेंस लेंगे। दिस इज द इनलेट, लेट्स सपोज दिस इज द इनलेट, लेट्स सपोज दिस इज द इनलेट पॉइंट। This is the inlet and this is the exit point. This is the exit point. यहाँ पर इनलेट हो रहा है और यहाँ पर एग्जिट हो रहा है। So that are the 2 points. Let's suppose this is the 1 and this is the 2. Fluid यहाँ पे इंटर करेगा और उसके बाद फ्लूइड यहाँ पे इंटर करेगा और उसके बाद दिस इज द फ्लूइड एलिमेंट, फ्लूइड फील्ड इन द सिस्टम, और यहाँ से एग्जिट करेगा। तो यहाँ पे सिस्टम की कुछ, इस फ्लूइड की कुछ एनर्जी होगी। लेट्स सपोज कौन कौन सी एनर्जी होंगी यहाँ पे बात करते हैं एनर्जी की। उसकी कुछ इंटरनल एनर्जी होगी। लेट्स सपोज इनलेट पर इंटरनल एनर्जी U1 है। कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, उसके कारण जो कैनेटिक एनर्जी आएगी। लेट्स सपोज दैट कैनेटिक एनर्जी इज v1 स्क्वायर बाई 2। वेलोसिटी v1 है, यहाँ की जो वेलोसिटी है वो v1 है, उसके कारण जो कैनेटिक एनर्जी एसोसिएट होके आएगी वो v1 स्क्वायर अपॉन 2 आएगी। और उसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेट्स सपोज यहाँ से जो हाइट है डॉटम से वो z1 है, देन पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकल के आएगी gz1। मान लेते हैं सिस्टम कुछ वर्क करता है, दैट इज W, और हम हीट सप्लाई सिस्टम पे कर रहे हैं, दैट इज Q। आउटलेट पे हमें मान लीजिए क्या क्या मिलता है, सेम प्रॉपर्टीज हमें आउटलेट पे मिलेंगी। U2 V2 स्क्वायर अपॉन 2 gz2। सो दीज आर द एनर्जीज, दीज आर द एनर्जी। इस वर्क को हम 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। ये जो वर्क मैंने शो किया इसको हम 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। पहला कंट्रोल वॉल्यूम वर्क। कंट्रोल वॉल्यूम मतलब जो सिस्टम आपका वर्क करेगा। अगर टरबाइन के केस में फॉर एग्जांपल तो जो शाफ्ट वर्क होता है दैट इज सिमिलर टू द कंट्रोल वॉल्यूम वर्क। और दूसरा फ्लो वर्क। अब इसको हम समझेंगे फ्लो वर्क को, फ्लो वर्क क्या होता है, उसके बाद फिर से हम इसी स्लाइड पे आएंगे। सेकेंड इज द फ्लो वर्क। Flow work is the something which cause to flow the fluid inside the system। ठीक है, कोई भी फ्लूइड एलिमेंट है उसको सिस्टम में इंसर्ट करने के लिए और सिस्टम से एग्जिट कराने के लिए जिस वर्क की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज कॉल्ड अ फ्लो वर्क। चलिए डिटेल में समझते हैं व्हाट इज फ्लो वर्क। व्हाट इज फ्लो वर्क? फ्लो वर्क क्या है? सेम सिस्टम है। अब यहां पे हम सिर्फ फ्लो वर्क के बारे में बात करेंगे। सेम सिस्टम है, सेम सिस्टम है। मान लेते हैं दिस इज योर इनलेट और यहां पर ये फ्लूइड एलिमेंट है, यहां फ्लूइड भरा हुआ है एंड दिस इज एग्जिट। तो मान लीजिए एक बहुत ही छोटा सा फ्लूइड एलिमेंट है, इस सिस्टम के अंदर अगर इस फ्लूइड एलिमेंट को इंसर्ट कराना है
तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेशर लगाना पड़ेगा, दैट इज P। ये एक स्मॉल डिस्टेंस तक आप इसको इंसर्ट कराओगे। फॉर एग्जांपल फ्लूइड एलिमेंट है तो ये पूरा का पूरा फ्लूइड एलिमेंट तभी इंसर्ट होगा जो फॉर एग्जांपल ये dx डिस्टेंस आप तक इसको इंसर्ट करा दोगे। एक प्रेशर लगाना पड़ेगा P इस फ्लूइड एलिमेंट पर, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम है, ध्यान दीजिएगा वर्क डन ऑन द सिस्टम है, ठीक है, क्योंकि हम प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है। और इस फ्लूइड एलिमेंट की कुछ ना कुछ एरिया होगी A, तो अगर अपन वर्क देखें तो वर्क होगा P इंटू A मीन्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, P इंटू A इंटू dx, that cause P into ADX means volume of that fluid element, that is small fluid volume, volume of that small element, infinitely small element fluid, that is equivalent to specific volume of the fluid, specific volume of the fluid, क्योंकि fluid element बहुत 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 छोटा है। ये चीज समझ में आ रही है? वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो माइनस P इंटू वी होगा। इनलेट की बात कर रहा हूं तो होगा माइनस P1 इंटू V1, दैट इज द फ्लो वर्क एट द इनलेट, that is the flow work at the inlet। exit पर work done by the system होगा same। suppose P2 V2 is the pressure here the pressure is P2, but इसमें क्या होगा, सिस्टम वर्क कर रहा होगा क्योंकि फ्लूइड एलिमेंट प्रेशर लगाएगा। अभी हम फ्लूइड एलिमेंट के ऊपर प्रेशर नहीं लगा रहे, फ्लूइड एलिमेंट इस प्रेशर के अगेंस्ट काम करेगा। अभी हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए हम एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे थे, अभी क्या होगा, फ्लूइड एलिमेंट प्रेशर लगाएगा तो सेम वर्क डन आएगा W फ्लो एग्जिट में P2 V2। तो जो नेट फ्लो वर्क आएगा, नेट फ्लो वर्क दैट इज P2 V2 माइनस P1 V1। तो इसे ध्यान रखिएगा, दैट इज अ फ्लो वर्क। अब हम आ जाते हैं फिर से इस इक्वेशन पर। तो अब देखिए, अगर अब यहाँ पे एनर्जी बैलेंस करें यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लगाएं तो हम क्या कह सकते हैं, इनलेट में जो भी एनर्जी हुआ U1, कौन कौन सी एनर्जी है, U1 प्लस B1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ1, और क्या इनलेट हो रहा है प्लस Q, मान लेते हैं हीट सप्लाई हो रही है प्लस Q, अगर हीट रिजेक्ट हो रही होती दैट विल बी द माइनस Q, दिस इज GZ1 प्लस Q इज इक्वल टू, अब एग्जिट में क्या क्या मिल रहा है, U2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ2 प्लस W में दो हैं, कंट्रोल वॉल्यूम वर्क एंड फ्लो वर्क। तो नेट फ्लो वर्क हम यहाँ पे लेंगे, नेट फ्लो वर्क जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्या होता है, दैट इज P2 V2 माइनस P1 V1। तो यहाँ पे अगर अपन देखें इस इक्वेशन को, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे अगर देखें अपन तो क्या आएगा, U1 प्लस देखिए P1 V1 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ2 प्लस Q इज इक्वल टू U2 प्लस P2 V2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ2 प्लस कंट्रोल वॉल्यूम। तो दैट इज P2 V2 माइनस P1 V1 इज द नेट फ्लो वर्क। मैंने P1 V1 को इधर साइड कर लिया, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे कर लिया, ठीक है। तो दैट इज योर स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, U1 प्लस P1 V1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ1 प्लस Q इज इक्वल टू U2 प्लस P2 V2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ2 प्लस WCV। इस U1 प्लस PV1 यानी इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क एट द इनलेट, इसको ही कहते हैं अपन एंथैल्पी।
एंथैल्पी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क। तो इसको डिनोट करते हैं H से, तो H1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ1 प्लस Q इज इक्वल टू U2 प्लस P2 V2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ2 प्लस WCV। ये है, दैट इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और आप कह लीजिए स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, इसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर द ओपन सिस्टम। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ओपन सिस्टम। ये चीज समझ में आ पा रही है? फॉर द ओपन सिस्टम। अब इसमें बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, टरबाइन ले लेते हैं सबसे पहले। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम। ये एक एग्जाम्पल है। टरबाइन का सिंबॉलिक डायग्राम बना लेते हैं। दैट इज अ सिंबॉलिक डायग्राम फॉर द टरबाइन। अब मान लेते हैं यहां पर, अब जो सिस्टम होंगे, सिस्टम के काम के अकॉर्डिंग डिजाइन होंगे, ठीक है? अब समझिए बात। यहां पे इनलेट हुआ, दैट इज U1, this is Z1, this is height is Z2। तो आप समझिए यहाँ पे कौन कौन सी एनर्जी होंगी, तो सीधा सीधा मैं यहाँ पे U1 की जगह में एंथैल्पी लिख देता हूँ। एंथैल्पी में आपका इंटरनल एनर्जी और फ्लो वर्क दोनों इंक्लूड हो जाएगा। H1 वेलोसिटी होगी तो उसके कारण V1 स्क्वायर अपॉन 2, हाइट है तो उसके कारण GZ1, ये कुछ वर्क करेगा, दैट इज कॉल्ड शाफ्ट वर्क। उसी को बोलते हैं कंट्रोल वॉल्यूम वर्क। कंट्रोल वॉल्यूम इज अ मोर जनरल, टरबाइन के केस में अपन शाफ्ट वर्क बोलते हैं, ठीक है? एग्जिट में वही सारी एनर्जी मिलेंगी, H2 V2 स्क्वायर अपॉन 2 GZ2 एंड बस, और क्या? बस H2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ2। यहां पर मान लेते हैं कि हीट लॉस Q हो रहा है, तो फिर से अपन स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिखते हैं। H1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ2 प्लस W। अब मान लेते हैं टरबाइन इंसुलेटेड है। अब देखते जाइएगा, मैं यहाँ पे एजम्पशन ऐड कर रहा हूँ, मान लेते हैं टरबाइन इंसुलेटेड है, तो क्वेश्चन में आएगा ए इंसुलेटेड टरबाइन। तब आप सोचोगे कि Q कहाँ गया, तो Q 0 हो गया, क्योंकि टरबाइन इंसुलेटेड है, ठीक है? मान लेते हैं टरबाइन की जो एक्सिस है, ये एक्सिस ये हॉरिजेंटल है, यानी डॉटम से जो डिस्टेंस है इनलेट और एग्जिट का वो सेम है, ठीक है? अगर एक्सिस जो होगी टरबाइन की वो हॉरिजेंटल होगी, तो डॉटम से जो डिस्टेंस होगी यानी Z1 और Z2 दैट विल बी सेम। तो अगर डॉटम से Z1 Z2 सेम है तो ये भी GZ1 और GZ2। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हम पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे, वी आर नॉट नेग्लेक्टिंग द पोटेंशियल एनर्जी। हमारी इनलेट और एग्जिट की जो पोटेंशियल एनर्जी वो सेम है, दैट्स व्हाई इट कैंसिल्स आउट। समटाइम्स इट दैट टाइप ऑफ कंफ्यूजन अराइजेस, क्योंकि हमने तो यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल एनर्जी का टर्म नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि दैट पोटेंशियल एनर्जी इज नेग्लेक्टेड, नो, पोटेंशियल एनर्जी एट द इनलेट एंड पोटेंशियल एनर्जी एट द एग्जिट इज सेम, सो दैट्स व्हाई ड्यू टू द एनर्जी कंजर्वेशन इट विल कैंसिल, ठीक है? सिमिलरली हम मानते हैं कि वेलोसिटी में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है, दैट V1 एंड
V2 इज ऑल्सो सेम, क्योंकि टरबाइन का काम कोई वेलोसिटी बढ़ाना तो है नहीं, ठीक है। तो जो उसका काम है उसके उसके इर्द गिर्द हम सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं। टरबाइन का काम कोई वेलोसिटी बढ़ाना नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि V1 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू V2। सो क्या होगा, H1 इज इक्वल टू H2 प्लस W shaft। तो जो shaft वर्क आएगा, दैट shaft वर्क इज इक्वल टू H1 माइनस H2। तो जब मैं रैंकाइन साइकिल पढ़ाऊंगा पावर प्लांट में, उस टाइम पे मैं डायरेक्टली वर्क को लिखूंगा H1 माइनस H2, ठीक है। तो उसके पीछे क्या क्या एजम्पशंस है, उसके पीछे एजम्पशन है, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट एजम्पशन ये है कि टरबाइन जो है आपका इंसुलेटेड होना चाहिए। दूसरा, टरबाइन की एक्सिस हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। तीसरा, इनलेट और एग्जिट की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये सारे एजम्पशंस होते हैं। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि W shaft टरबाइन वर्क इज इक्वल टू H1 माइनस H2। ये चीज क्लियर हो रही है। चलिए अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं नोजल का एग्जांपल ले लेते हैं। नोजल का काम क्या होता है? सिस्टम की डिजाइन उसके काम के अकॉर्डिंग होगी। नोजल का काम होता है वेलोसिटी को इंक्रीज करना। तो यहाँ पे आप वेलोसिटी इनलेट और एग्जिट की सेम नहीं ले सकते हो, और सारी चीजों को आप सेम कर दो। ये बात समझ में आ रही है? तो फॉर एग्जांपल दिस इज योर नोजल। अब ये भी इंसुलेटेड है। पहले एक जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं। दिस इज 1 पॉइंट, दिस इज 2 पॉइंट। H1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ2 प्लस W। अब अगर ये इंसुलेटेड है तो 0 होगा। अब नोजल कोई आपको कंट्रोल वॉल्यूम का कोई वर्क निकाल के नहीं देता, ठीक है। नोजल कोई वर्क करता है क्या? नोजल इज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो W 0 होगा। टरबाइन के केस में टरबाइन वर्क करता है, ठीक है, इसलिए उसको W shaft लिखा था। वेलोसिटी V1 V2, इनलेट की वेलोसिटी लेट सपोज V1, एग्जिट की वेलोसिटी V2, ठीक है। नोजल का काम है वेलोसिटी को बढ़ाना, बहुत इंक्रीज कर देता है वेलोसिटी को, ठीक है। मान लेते हैं कि इसकी भी एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, यानी कि ये जो एक्सिस है हॉरिजॉन्टल है, तो जो रेफरेंस है Z1 Z2 सेम होंगे, तो GZ1 GZ2। तो बचा क्या? H1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2। अब मेरी बात समझो, नोजल जो है वेलोसिटी को कई टाइम्स में इंक्रीज कर देता है, यानी V1 V2 इज फॉर ग्रेटर देन V1। ये चीज समझ में आ पा रही है? तो हम यहां पर वेलोसिटी V1 को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम V2 के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी V1 को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो V2 जो है, V2 के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी V1 नेग्लेक्ट होगी, तो क्योंकि देखो उसका रीजन ये है कि अगर V2 बहुत ज्यादा बड़ा है तो V2 स्क्वायर V1 स्क्वायर से और ज्यादा बड़ा होगा। ये चीज समझ में आ पा रही है? तो हम V1 स्क्वायर को V2 स्क्वायर के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं क्योंकि V2 इज बहुत बड़ा है V1 से, इसलिए मान लेते हैं इसको 0 मान लेते हैं। H1 इज इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पे एजम्पशन क्या बोलोगे आप? एजम्पशन ये बोलोगे the velocity at the inlet is negligible compared to the velocity at the exit. That is the assumption. So V2 कितना आएगा? V2 is equal to under root 2। अच्छा, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते समय जो सावधानी आपको रखनी है, वो सावधानी रखनी है यूनिट्स का। यूनिट्स का बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। आपको समझना होगा यूनिट्स क्या है सिस्टम की। फॉर एग्जाम्पल जो मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसमें H1 की जो यूनिट है वो क्या है? दैट इज किलो जूल।
पर केजी। मान लेते हैं कि अगर टोटल एनर्जी के टर्म में बात कर रहा है तो यहाँ पे मास का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे टर्म से, ठीक है। ऐसे ही यहाँ हर एक जो एंटिटी है उसकी यूनिट है किलो जूल पर केजी। कभी कभी हीट जो होता है वो किलोवाट में दे देता है, किलोवाट में दे देता है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई करके। ये चीज समझ में आ पा रही है? ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरनल एनर्जी आपकी जो एंथैल्पी है वो किलोवाट में दे दिया, H1 इतने किलोवाट, 1 किलोवाट। आपको क्या पता है? किलो जूल पर केजी में पता है, तो आपको फिर केजी पर सेकेंड यानी मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जा करके ये किलो जूल पर सेकेंड को किलोवाट आप बोलोगे। इस जब न्यूमेरिकल बताऊंगा तो मैं सारी यूनिट्स को भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। थैंक यू वेरी मच।